नमस्कार प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल रोमांचक हिंदी स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है एक शरीफ सासू माँ और 4 चालाक बहुएं। यह कहानी भावनाओं, जीवन के गहरे संदेशों और रिश्तों के महत्व को उजागर करती है। तो आइए इस भावुक सफर की शुरुआत करते हैं। गांव के किनारे एक पुराने मगर खूबसूरत घर में एक बुजुर्ग महिला रहती थीं, जिन्हें पूरे गांव में प्यार और सम्मान से सुधा ताई के नाम से पुकारा जाता था। सुधा ताई करीब 65 साल की थीं, लेकिन उनकी उम्र सिर्फ एक संख्या थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक अनोखी चमक और सुकून की आभा रहती थी, जो उनकी सरलता और सकारात्मक सोच को दर्शाती थी। उनकी गहरी आंखों में जीवन का गहरा अनुभव और दिल में सबके लिए अपार प्रेम छिपा हुआ था। गांव के हर व्यक्ति के लिए वह एक मार्गदर्शक और स्नेहिल मां जैसी थी। उनका स्वभाव इतना विनम्र और दयालु था कि हर कोई उन्हें आदर की दृष्टि से देखता था। सुधा ताई के परिवार में उनके 4 बेटे और उनकी पत्नियां थीं। उनके चारों बेटे मेहनती थे, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में उनकी सहभागिता उतनी नहीं थी। दूसरी ओर उनकी चारों बहुएं अपने चालाक और स्वार्थी स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। उनके व्यवहार और आपसी झगड़ों ने घर के वातावरण को हमेशा तनावपूर्ण बनाए रखा। हालांकि सुधा ताई अपने बेटों और बहुओं को एकजुट रखने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती थीं, लेकिन उनकी बातों का प्रभाव बहुओं पर कम ही पड़ता था। सुधा ताई का जीवन दर्शन सरल था। वह मानती थीं कि एक सुखी और शांतिपूर्ण घर बनाने के लिए सभी सदस्यों का मिलजुल कर रहना जरूरी है। हर सुबह जब वह पूजा के बाद अपने परिवार के बीच बैठतीं, तो वह अपनी बहुओं से बड़े स्नेह और धैर्य के साथ कहतीं, बेटियों, घर को स्वर्ग बनाना तुम्हारे ही हाथ में है। यदि हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी और यह घर सुख शांति का गढ़ बन जाएगा। उनकी बातों में गहरी सच्चाई और अनुभव छिपा होता था, लेकिन बहुएं उनकी बातों को अक्सर अनसुना कर देती। बहुओं का आपसी मनमुटाव और चालाकी भरा स्वभाव घर में आए दिन छोटे छोटे झगड़ों का कारण बनता। वे एक दूसरे पर ताने कसने और दोष मढ़ने में व्यस्त रहतीं। उनकी यह आदत न केवल घर के माहौल को बिगाड़ती, बल्कि सुधा ताई के दिल को भी चोट पहुंचाती। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन एक नई आशा के साथ अपने परिवार को सुधारने और जोड़े रखने की कोशिश करतीं। सुधा ताई का धैर्य, उनकी सकारात्मक सोच और उनका परिवार के प्रति समर्पण गांव वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। लेकिन उनका संघर्ष यह दिखाता था कि रिश्तों को संवारने में कितना धैर्य और त्याग चाहिए। उनका विश्वास था कि एक दिन उनके परिवार में भी सच्ची खुशी और सामंजस्य आएगा। चारों बहुएं और उनकी चालाकियां। पहली बहू राधा सबसे बड़ी बहू थी और घर में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने में माहिर थी। वह बातचीत में इतनी मीठी और विनम्र लगती कि कोई भी उसके असली इरादों को समझ नहीं पाता। उसके शब्दों में इतनी मधुरता होती थी कि सुनने वाले को लगता जैसे वह सच्चे दिल से बोल रही हो। सासू मां के सामने वह हमेशा आदर्श बहू बनने का प्रयास करती। वह उन्हें बड़े आदर के साथ संबोधित करती और उनकी चिंता करने का नाटक करती। अक्सर राधा सासू मां से बड़े प्यार भरे शब्दों में कहती, मां जी, आप दिन रात सबकी फिक्र करती हैं, लेकिन अब आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और आराम करना चाहिए। घर की जिम्मेदारियां हम बहुएं संभाल लेंगी। उसके यह शब्द सुनकर सुधा ताई के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती, लेकिन उनका अनुभवी दिल राधा के असली इरादों को भांप लेता। असल में राधा की मीठी बातों के पीछे उसका अपना स्वार्थ छिपा होता। वह चाहती थी कि सासू मां घर के कामकाज से पूरी तरह दूर रहें, ताकि घर पर उसकी चल सके और उसकी योजनाओं को कोई चुनौती न दे। उसका उद्देश्य यह था कि वह घर की बड़ी बहू के रूप में अपनी सत्ता स्थापित कर सके और बाकी बहुओं को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सके। वह घर के हर छोटे बड़े फैसले में अपनी राय को अंतिम मानने की कोशिश करती और अपनी चालाकी से सभी पर प्रभाव डालने का प्रयास करती। एक बार राधा ने अपनी सासू मां को खुश करने के लिए उनके लिए एक नया सूट खरीदा। उसने बड़े उत्साह से सासू मां के पास जाकर कहा, मां जी, मैंने बाजार में यह सूट देखा और तुरंत सोचा कि यह आपकी पसंद का है। यह आपके ऊपर बहुत खूबसूरत लगेगा। उसके इस कार्य से सासू मां को खुशी हुई, लेकिन राधा का असली मकसद कुछ और ही था। वह चाहती थी कि सासू मां उसकी इस भेंट की तारीफ करें और उसके प्रति विशेष स्नेह दिखाए।
इसके अलावा राधा का इरादा यह भी था कि बाकी बहुएं उसकी तारीफें सुनकर खुद को उससे कमतर समझें। वह चाहती थी कि सभी को लगे कि वह सासू मां का सबसे अधिक ख्याल रखने वाली और सबसे प्रिय बहू है। जब सासू मां ने सूट पहनकर उसे आशीर्वाद दिया तो राधा ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन उसके दिल में एक संतोष की भावना थी कि उसकी चाल कामयाब हो रही है। राधा का यह व्यवहार सुधाताई की अनुभवी आंखों से छिप नहीं पाता। वह समझती थीं कि राधा के हर कदम के पीछे उसका कोई स्वार्थ छिपा होता है, लेकिन फिर भी वह उसे टोकने की बजाय धैर्य के साथ परिवार को एकजुट रखने का प्रयास करती रहती। उनका मानना था कि समय के साथ हर व्यक्ति अपने गलत इरादों को त्याग कर सच्चाई की राह पर आ सकता है। दूसरी बहू शांता अपने व्यक्तित्व को एक आदर्श और धार्मिक महिला के रूप में प्रस्तुत करती थी। वह रोज सुबह सबसे पहले उठती और घर के मंदिर में घंटियां बजाकर पूजा पाठ शुरू कर देती। उसकी मधुर आवाज में गाए गए भजन पूरे घर में गूंजते, जिससे ऐसा लगता कि वह सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति में लीन है। परिवार के बाकी सदस्य और पड़ोसी भी उसकी इस आदत को देखकर प्रभावित होते और कहते, शांता तो बड़ी धार्मिक और सुलझी हुई बहू है। लेकिन इस दिखावे के पीछे शांता का असली स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह पूजा पाठ का उपयोग केवल अपनी छवि को निखारने के लिए करती थी। शांता की असलियत उसके व्यवहार और बोलचाल से अक्सर सामने आ जाती। वह सासू मां सुधाताई के प्रति कभी भी सम्मानजनक व्यवहार नहीं रखती थी। जब भी सुधाताई अपने जीवन के अनुभवों और पुराने जमाने की बातों को परिवार के साथ साझा करती, शांता तुरंत बीच में टोककर अपनी बात रख देती। उसकी बातों में एक हल्का मगर गहरा ताना छिपा होता, जिससे वह सासू मां को यह एहसास दिलाने की कोशिश करती कि अब उनका समय बीत चुका है और घर में उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। अगर सुधाताई किसी परंपरा या रीति रिवाज की बात करती तो शांता तुरंत बोल पड़ती, मां जी, आपके जमाने में तो शायद ऐसे काम चलते होंगे, लेकिन आजकल जमाना बदल गया है। अब वह सब करने का कोई मतलब नहीं है। शांता की यह आदत केवल सासू मां को चुभती ही नहीं थी, बल्कि घर के माहौल को भी तनावपूर्ण बना देती थी। उसकी बातें सुनकर सुधाताई अक्सर शांत हो जाती और कुछ नहीं कहती, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उदासी झलकने लगती। शांता की मंशा यह थी कि वह अपने तानों और बातों से सासू मां को यह महसूस करा सके कि अब घर में उनकी कोई विशेष भूमिका नहीं है और निर्णय लेने का अधिकार अब बहुओं के पास है। वह कभी कभी सासू मां की छोटी छोटी गलतियों को भी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करती और इसे सबके सामने इस तरह पेश करती जैसे वह घर के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार और समझदार हो। उदाहरण के लिए, अगर सासू मां किसी सामान को सही जगह पर रखना भूल जाती तो शांता तुरंत कहती, मां जी, आप तो अब भूलने लगी हैं। ये सब आप पर छोड़ना अब सही नहीं लगता। आप आराम किया करें, हम सब संभाल लेंगे। उसकी यह बात सुनने में तो सम्मानजनक लगती, लेकिन इसके पीछे छिपे व्यंग्य को समझने में सुधाताई को देर नहीं लगती। शांता के इस व्यवहार को देखकर सुधाताई के मन में एक गहरी पीड़ा होती थी। वह समझती थीं कि शांता की धार्मिकता केवल एक आवरण है और उसके ताने घर के वातावरण को बिगाड़ने का काम करते हैं। फिर भी सुधाताई अपने धैर्य और अनुभव के साथ शांता की हर बात को अनसुना कर देती। उनका मानना था कि हर इंसान समय के साथ बदल सकता है और सच्चाई को समझ सकता है। उनके दिल में यह उम्मीद हमेशा बनी रहती थी कि शांता भी एक दिन अपनी गलतियों को समझेगी और परिवार के साथ सच्चे दिल से जुड़ पाएगी। तीसरी बहू कमला अपने बातूनी और चतुर स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह ऐसी महिला थी जो हर विषय में अपनी राय देना जरूरी समझती। चाहे वह घर के कामकाज की बात हो, सासू मां के निर्णय हो या परिवार के भविष्य से जुड़े मुद्दे, कमला को हर बात में अपनी टांग अड़ाने की आदत थी। उसकी तेज जुबान और चालाक सोच ने उसे परिवार में एक अलग पहचान दी थी। वह अक्सर अपनी बातों को इस तरह प्रस्तुत करती जैसे वह परिवार का भला चाह रही हो, लेकिन असल में उसके हर शब्द के पीछे उसका अपना स्वार्थ छिपा होता। कमला के दिमाग में हर समय पैसे का हिसाब किताब चलता रहता था। वह हमेशा इस कोशिश में रहती थी कि कैसे वह घर के पैसे पर नियंत्रण पा सके। खासतौर पर सासू मां सुधाताई की पेंशन की रकम पर उसकी नजर होती थी। वह आए दिन सासू मां के पास जाकर बड़ी मीठी आवाज में कहती, मां जी, आप पेंशन का पैसा अपने पास क्यों रखती हैं? आपके लिए तो हम हैं ना।
मुझे दे दिया कीजिए, मैं उसे अच्छे से संभाल लूंगी। आप चिंता न करें, मैं सबका ध्यान रख लूंगी। उसकी बातें सुनने में तो मददगार लगतीं, लेकिन उसकी मंशा यह थी कि वह उस पैसे को अपने हिसाब से खर्च कर सके और अपनी जरूरतें पूरी कर सके। कमला की चालाकी यहीं तक सीमित नहीं थी। वह कभी कभी सासू मां के खर्चों पर सवाल उठाने से भी नहीं हिचकिचाती थी। अगर सुधाताई अपने लिए कुछ जरूरी सामान खरीदती तो कमला तुरंत कहती, मां जी, आप इन सब चीजों पर पैसे क्यों खर्च कर रही हैं? इससे कोई फायदा नहीं होगा। इन पैसों को बचाना चाहिए। आखिरकार ये सब तो हमारे ही काम आएगा। कमला की इन बातों से सासू मां को गहरी ठेस लगती, लेकिन वह अपने स्वभाव के अनुसार शांत रहती और कुछ नहीं कहती। कमला की सबसे बड़ी ताकत उसकी बातूनी प्रवृत्ति थी। वह अपनी बातों से घर के बाकी सदस्यों को भी प्रभावित करने की कोशिश करती। वह कभी अपने पति से तो कभी अन्य बहुओं से यह चर्चा करती कि घर के पैसे का बेहतर उपयोग कैसे होना चाहिए। वह यह दिखाने की कोशिश करती कि वह घर के वित्तीय मामलों को संभालने में सबसे सक्षम है, लेकिन उसकी बातों का असली उद्देश्य सभी के सामने खुद को समझदार और जिम्मेदार दिखाना था, ताकि घर के वित्तीय निर्णयों में उसका वर्चस्व स्थापित हो सके। सुधाताई को कमला की हर चालाकी भली भांति समझ आती थी। वह जानती थीं कि कमला का यह स्वभाव परिवार के माहौल को केवल तनावपूर्ण ही बना रहा है। फिर भी अपने धैर्य और स्नेह के साथ वह कमला की हर बात को शांत भाव से सुनती। वह सोचती कि शायद किसी दिन कमला अपने स्वार्थ और लालच को छोड़कर परिवार के प्रति सच्ची जिम्मेदारी महसूस करेगी। सुधाताई का यही धैर्य और समझ उन्हें परिवार में एक मजबूत स्तंभ बनाए रखता था। चौथी बहू विमला उम्र में सबसे छोटी थी, लेकिन चालाकी और स्वार्थ में सबसे आगे। वह इतनी होशियार थी कि अपनी बातों और व्यवहार से लोगों को अपने इशारों पर नचाना जानती थी। सासू मां के सामने वह हमेशा आदर्श बहू बनने का नाटक करती। उसकी बातों में इतनी विनम्रता और मिठास होती थी कि सासू मां भी कुछ देर के लिए उसकी सच्चाई समझ नहीं पाती। वह हमेशा इस कोशिश में रहती कि सासू मां को लगे कि वह उनकी सबसे प्यारी और भरोसेमंद बहू है। लेकिन सासू मां के पीठ पीछे विमला का असली स्वभाव उभर आता। वह घर के सदस्यों के खिलाफ साजिशें रचती और माहौल को तनावपूर्ण बना देती। विमला का सबसे बड़ा सपना था कि सासू मां की सारी संपत्ति उसके नाम हो जाए। उसके हर कदम का यही उद्देश्य होता। वह छोटी छोटी बातों में सासू मां का विश्वास जीतने की कोशिश करती। एक बार उसने अपनी सासू मां के लिए खुद खाना बनाने का निर्णय लिया। उसने बड़े प्रेम से उनके लिए उनके पसंदीदा पकवान बनाए और बड़ी श्रद्धा से उन्हें परोसते हुए कहा, मां जी, आपके बिना यह घर अधूरा है। आप ही इस परिवार का आधार हैं। उसके शब्द इतने मीठे और भावनात्मक थे कि कोई भी उसकी सच्चाई को नजरअंदाज कर सकता था। सासू मां ने उसकी इस सेवा और आदर भाव से प्रभावित होकर उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन विमला का असली मकसद कुछ और था। वह यह सब केवल सासू मां का विश्वास जीतने के लिए कर रही थी, ताकि सही समय पर वह उन्हें अपनी संपत्ति उसके नाम करने के लिए राजी कर सके। विमला की चालाकी इतनी थी कि वह घर के अन्य सदस्यों को भी अपने इशारों पर चलाने की कोशिश करती। वह बहुओं के बीच झगड़े को बढ़ावा देती और खुद को सासू मां का सबसे प्रिय साबित करने की कोशिश करती। उसकी चालाकी इतनी गहरी थी कि वह दूसरों के खिलाफ साजिशें रचने में माहिर थी, लेकिन वह हमेशा यह सुनिश्चित करती कि सासू मां को उसकी असलियत का पता न चले। विमला की यह हरकतें धीरे धीरे सासू मां के अनुभवी दिल तक पहुंचने लगीं। सुधाताई समझने लगीं कि विमला के इस व्यवहार के पीछे उसका स्वार्थ छिपा है, लेकिन उन्होंने कभी उसे डांटा नहीं। अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने धैर्य और स्नेह का सहारा लिया। वह मन ही मन सोचती कि विमला के दिल में जो लालच और स्वार्थ है, वह समय के साथ खत्म हो जाएगा। उनका विश्वास था कि परिवार का सच्चा सुख और शांति केवल तब आएगी जब हर सदस्य अपने स्वार्थ को त्याग कर एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार होगा। सुधाताई को अपनी चारों बहुओं की चालाकियों और स्वार्थी स्वभाव का पूरा अंदाजा था। वह जानती थीं कि उनके हर मीठे शब्द और विनम्रता के पीछे एक छिपा हुआ स्वार्थ है, लेकिन अपने धैर्य और अनुभव से वह हमेशा चुप रहीं। उन्होंने कभी किसी बहू की शिकायत अपने बेटों से नहीं की। उनका मानना था कि समय और समझदारी के साथ हर व्यक्ति बदल सकता है।
वह अपने स्वभाव से बहुओं को सुधारने की कोशिश करती। एक दिन उन्होंने अपने दिल की बात कहने का निश्चय किया। उन्होंने सभी बहुओं को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से कहा, बेटियों, जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है अपनापन। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे और मिलजुल कर रहेंगे तो यह घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन अगर हम एक दूसरे को नीचा दिखाने और अलगाव पैदा करने की कोशिश करेंगे तो यह घर बिखर जाएगा। आप सब इस घर की शान हैं, इसे बनाए रखना आपका कर्तव्य है। लेकिन उनकी इन बातों का चारों बहुओं पर कोई असर नहीं हुआ। बहुएं उनकी बातों को अनसुना कर देतीं और अपनी चालाकियों में लगी रहतीं। हर बहू का ध्यान केवल अपने स्वार्थ और दूसरे को नीचा दिखाने पर था। सुधाताई के लिए यह दुखद था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन सुधाताई ने अपने सबसे बड़े बेटे राम को बुलाया और कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि इन बहुओं को सबक सिखाया जाए। मैंने सबको सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब हमें एक योजना बनानी होगी। उन्होंने राम के साथ मिलकर एक योजना तैयार की, जिसमें पूरे गांव में यह खबर फैलाई गई कि सुधाताई अपनी सारी संपत्ति और गहने अपनी सबसे लायक बहू के नाम करने वाली है। यह खबर जैसे ही चारों बहुओं तक पहुंची, उनके स्वार्थ और लालच जाग उठे। अब तक जो बहुएं सुधाताई की बातों को अनसुना करती थीं, वही उनके पास मिठाई, फल और तरह तरह के उपहार लेकर आने लगीं। राधा, जो सबसे बड़ी बहू थी, हर समय सासू मां के पैर दबाने लगी। शांता, जो हमेशा ताने देती थी, अब उनके लिए सुबह सुबह भजन गाने लगी। कमला, जो सासू मां के खर्चों पर सवाल उठाती थी, अब उनकी पसंद का खाना बनाकर उनके सामने परोसने लगी। और विमला, जो सासू मां के नाम संपत्ति करवाने की चाल में रहती थी, अब उनकी पसंदीदा किताबें लाकर देने लगी और उनकी आरामदायक कुर्सी ठीक करवाने का इंतजाम कर रही थी। सुधाताई ने यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुराई। उनकी योजना काम कर रही थी। एक दिन उन्होंने सभी बहुओं को इकट्ठा किया और बड़े स्नेह के साथ कहा, बेटियों, मैंने यह निर्णय लिया है कि मेरी संपत्ति और गहने उसी बहू को मिलेंगे जो इस घर को एकजुट रखेगी और यह सिद्ध करेगी कि वह इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। मुझे यह देखना है कि आप में से कौन इस परिवार को सही मायनों में एकता और प्रेम से जोड़कर रख सकती है। यह सुनते ही चारों बहुएं और अधिक सावधान हो गईं। अब हर कोई अपने अपने तरीके से सासू मां को खुश करने और परिवार में खुद को सबसे योग्य साबित करने की कोशिश करने लगी। लेकिन सुधाताई को यकीन था कि उनकी योजना केवल संपत्ति की लालच को नहीं, बल्कि उनके दिलों में छिपे स्वार्थ और चालाकी को भी उजागर कर देगी। उनका उद्देश्य केवल परिवार में एकता और अपनापन लाना था। बहुओं का बदलता स्वभाव। इस घोषणा के बाद चारों बहुएं आपस में मदद करने लगीं। राधा ने घर के बड़े काम संभालने शुरू कर दिए और सासू मां की बातों को गंभीरता से सुनने लगी। शांता ने घर के पूजा पाठ के साथ साथ परिवार के संस्कारों पर ध्यान देना शुरू किया। कमला ने अपनी बातों से घर के लोगों को जोड़ना शुरू किया और विमला ने अपनी चालाकी छोड़कर सासू मां का दिल जीतने की कोशिश की। धीरे धीरे घर में खुशहाली लौट आई। बहुएं सासू मां के साथ समय बिताने लगीं और उनकी चालाकी की आदतें छूटने लगीं। घर में आपसी समझ और सहयोग का माहौल बन गया। कुछ महीनों की परीक्षा और नाटक के बाद सुधाताई ने अपनी योजना को अंतिम रूप देने का फैसला किया। उन्होंने पूरे परिवार को आंगन में इकट्ठा किया। उनके चेहरे पर वही सुकून और अनोखी चमक थी जो हमेशा उनकी पहचान रही थी। चारों बहुएं उनकी बात सुनने के लिए उत्सुक थीं, लेकिन उनके दिलों में हल्की बेचैनी भी थी। सब सोच रही थीं कि आखिर सासू मां किसे सबसे लायक बहू घोषित करेंगी। सुधाताई ने एक गहरी सांस ली और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बेटियों, मैंने जो कुछ भी किया वह आपके लिए था। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि आप सबको यह एहसास हो सके कि असली संपत्ति क्या है। यह घर, यह जमीन जायदाद, यह गहने, ये सब भले ही हमारे जीवन में जरूरी हैं, लेकिन इनसे बड़ा धन हमारा प्यार, अपनापन और एकता है। मैंने हमेशा चाहा कि आप सभी एकजुट होकर इस घर को स्वर्ग बनाएं। लेकिन मुझे लगा कि आपको यह बात सिखाने के लिए थोड़ा अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। चारों बहुएं, जो अब तक अपने अपने स्वार्थ में लगी थीं, यह सुनकर स्तब्ध रह गईं। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि उनकी चालाकियों और स्वार्थी हरकतों ने सासू मां के दिल को कितना ठेस पहुंचाई होगी।
सुधाताई ने आगे कहा, आप सबको खुश करने के लिए मुझे किसी एक बहू को लायक घोषित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी मेरी बेटियां हो। मेरी असली खुशी तब होगी जब आप सब मिलजुल कर रहेंगी और एक दूसरे का सम्मान करेंगी। मेरी संपत्ति आप सभी की है, लेकिन यह केवल तब तक आपकी है जब तक आप प्यार और आपसी समझदारी से इसे संभालेंगी। यह सुनकर चारों बहुएं भावुक हो गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे समझ चुकी थीं कि उनकी चालाकियों ने केवल उनके रिश्तों को नुकसान पहुंचाया था। सबने एक साथ हाथ जोड़कर सुधाताई से माफी मांगी। सबसे बड़ी बहू राधा ने कहा, मां जी, हमसे बड़ी गलती हुई। हमने कभी आपका आदर नहीं किया और हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचा। अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। शांता, कमला और विमला ने भी एक स्वर में अपनी गलतियों को स्वीकार किया और सुधाताई से वादा किया कि वे अब परिवार को एकजुट रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। उस दिन के बाद से सुधाताई का घर सच में स्वर्ग बन गया। चारों बहुएं मिलजुल कर रहने लगीं। घर में प्यार, अपनापन और खुशी का माहौल लौट आया। अब न कोई चालाकी थी, न कोई स्वार्थ। सुधाताई के धैर्य और समझदारी ने परिवार को एकजुट कर दिया था। उनका घर पूरे गांव में मिसाल बन गया। लोग उनके धैर्य और सूझबूझ की सराहना करने लगे और यह कहते कि अगर सुधाताई जैसी सास हो तो हर परिवार खुशहाल हो सकता है। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको प्रेरित किया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी यह कहानी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक संदेश है, एक ऐसा संदेश जो हमें सिखाता है कि परिवार की असली ताकत एकता और आपसी समझ में है। हम जल्द ही आपके लिए एक और नई प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आएंगे। हमारी हर कहानी आपके दिल और दिमाग को गहराई तक प्रेरित करेगी। अंत में, हमारे साथ इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तब तक अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का सम्मान करें और यह न भूलें कि परिवार ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।